करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हम लेकर के हिंदी भाषा का आपके सामने हाजिर हुए। पहला प्रश्न है 91। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए, यानी सबसे बेहतर विकल्प जो है इसमें आपको उसका इंतखाब करना है, उसको चुनना है। ठीक है। पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए से मिलान कीजिए। यानी देखिए ये को ए का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ए का 5, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा और ई का 3 हो जाएगा। ई का 3 है, ठीक है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। 91 का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 92 को देखेंगे हम। उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूं, यानी इसमें से जो किसी एक का चयन करना है आपको। तो इसमें से कौन सा? मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूं कि यह सही हो। मैं भाषा पर ध्यान रखती हूं, यानी कोई जबान पढ़ रहे हैं, भाषा पढ़ रहे हैं तो ध्यान केंद्रित रखती हूं। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूं कि यह सही हो। तो स्व निरीक्षण ये क्या कहलाएगा? स्व निरीक्षण कहलाएगा। पुनरावृत्ति करना यानी दोहराना कहलाएगा। पर भाषा व्यवहार ट्रांसलैंग्वेजिंग कहलाएगा। याद करना कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूं और जो है ये स्व निरीक्षण या पुनरावृत्ति करना, दोहराना, पर भाषा व्यवहार, याद करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों स्व निरीक्षण। यानी आप किसी बच्चे को भाषा पढ़ा रहे हैं और बच्चा कह रहा है कि नहीं मेरा कंट्रोल पूरे भाषा पर है, तो बच्चा ये किस वजह से, किस सतह पे जाकर के, किस लेवल पे जाकर के बच्चा ये कह रहा है आपको कि हम भाषा पर जो है हमारा ध्यान केंद्रित है। तो ये बच्चा कब किया? जब उसने खुद निरीक्षण किया, स्व निरीक्षण किया, अपना जांचा अपने आप को, तो उसको पता चला कि मेरा जो है भाषा पर ध्यान केंद्रित है। तो समझ गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए 93 को देखेंगे हम। कक्षा 2 के विद्यार्थी यानी तलबा कक्षा 2 के तालिब इल्म में एक कविता गा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक कविता, कोई संगीत या गीत गा रहा है। यह मेरी नाक है, यह मेरे कान है। यह कविता गाते समय शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। स्पर्श का मतलब यानी उस अंग, जैसे यह मेरी नाक है, यह मेरे कान है, यह मेरी जबान है। बच्चे इस तरह से गा भी रहे हैं और अपने तमाम पार्ट्स को जिसका नाम ले रहे हैं उसको जो है उसको छू भी रहे हैं। तो वही है। तो अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? अध्यापिका जो है बच्चों को सिखा रही है कि कान पर बोलो तो ये बोलो कान है, नाक बोलो तो बोलो ये नाक है, आंख बोलो तो ये नाक है। तो कविता जो गलवा रही है तो ये कौन सी विधि का प्रयोग कर रही है? तो कौन सी विधि? समग्र भौतिक प्रक्रिया और संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, विभिन्न दर्शन ग्राही, श्रव्य भाषिक। श्रव्य भाषिक हम इससे पहले आपको बता चुके, तो ये नहीं होगा आपको। विभिन्न दर्शन ग्राही ये भी नहीं होगा। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। समग्र भौतिक प्रक्रिया क्या कर रहा है बच्चा? यानी कि बच्चे जो है मुकम्मल तौर पर उस जो गीत पढ़ रहा है उस पर उसका पूरा कॉन्फिडेंस है और वो गीत पढ़ते हुए समझ रहा है कि नाक किसे कहा जाता है, कान किसे कहा जाता है, आंख किसे कहा जाता है। इसलिए पढ़ते पढ़ते उन सारी चीजों को छू रहा है। तो इसलिए बच्चे को समग्र यानी मुकम्मल, समग्र का मतलब हुआ टोटल, चारों तरफ की जानकारी बच्चे के अंदर है। तो वही हो गया क्या? समग्र भौतिकी प्रक्रिया। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 93 का ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम 94 पर चलेंगे। किस पे चलेंगे? 94 पर। 94 देंगे। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहा है।
विद्यार्थी क्या करा, पिछली इकाई से शब्द लेकर, पिछली इकाई कोई यानी पिछला कोई चैप्टर पढ़ा और उससे क्या किया, शब्द ले लिया, 5 प्रश्न के उत्तर समूह के देने का काम कर रहा। यानी वो सब वर्ड्स शब्द ले करके क्या करा बच्चा, जो है अपने सवाल का जवाब देना चाह रहा है, अपने प्रश्न का उत्तर देना चाह रहा है। तो वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और क्या करते हैं, अपने सहपाठी जो है उनके उनके जो है दोस्त अहबाब जो क्लासरूम में है, उनसे अपने सवालों को क्या कर रहे हैं, वो अदला बदली कर रहे हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। और सवालों के उत्तर देने की, यह किस उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है, 94 सवाल को देखिएगा। तो ये किसका उदाहरण है, ये बच्चे अपने एक जो इकाई वो पढ़ चुका है, जो अध्ययन जो लेसन वो अध्याय वो पढ़ चुका है, उससे कुछ शब्द उठा करके अपने दोस्तों के साथ बैठ गया और कुछ प्रश्न दोस्तों को दे दिया, कुछ प्रश्न अपने रख लिया और उसको वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो ये किसका उदाहरण है, पठन आकलन का, पृष्ठ पोषण का, सहपाठी आकलन का, स्व आकलन का। तो ये मैं बार बार बता चुका हूँ, क्लासरूम में जब बच्चे अपने दोस्तों के दरमियान सीखते हैं तो वो क्या कहते हैं, सहपाठी आकलन कहलाता है। अपने दोस्तों के दरमियान क्या था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आप लोग भी पहले जवाब कमेंट बॉक्स में दे दिया कीजिएगा ताकि पता चले कि हमें आप भी अपना आकलन कर रहे हैं। तो सहपाठी आकलन हो जाएगा। सहपाठी आकलन, हम लोग भी सहपाठी आकलन कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप भी पहले से पढ़ करके कमेंट बॉक्स में पहले जवाब दे दीजिए। तो इससे क्या पता चलेगा कि आप भी अपना जांच कर लेंगे कि हम सही जवाब पर पहुंच रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इसी तरह जांच करते जाइएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 95 पर चलेंगे। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। कौन काम, जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा, जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, कौन कर रहा, बच्चा कर रहा, मैं उसे संबंधित अभिनय करती हूं और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। शिक्षार्थी की टिप्पणी, यानी मुझे यह बहुत पसंद है कि जब अध्यापिका यानी कोई बच्चा ये कह रहा है कि जब मेरी टीचर मुझे जो है कोई कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या कोई वाक्य लिखा होता है, उससे संबंधित अभिनय करती हूं और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। जब बच्चा इस चीज को पसंद करता है तो वो क्या कर रहा है, उसको पहचानना है आपको। जब मैं कार्ड वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। देखिए क्या कर रहा है कि वो स्टूडेंट कर रहे, जब मैं कार्ड से किसी उस सेंटेंस को, उस वाक्य को देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह याद रहती है। तो ये सवाल उर्दू में भी मैं करा चुका हूँ, इसलिए जो है पेडागोजी के क्वेश्चन जो है उर्दू और हिंदी के दोनों के मेल खाते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, अगर उर्दू और हिंदी के पेडागोजी को अच्छे से पढ़ लिया, आप उनके शब्दों को सही से समझ गए, तो आपको कहीं भी कोई भी समस्या और खास कोई भी समस्या आपके सामने समस्या बनकर खड़ी नहीं होगी। तो इसलिए जो है हम शब्दों को अच्छे से पहचानेंगे। अगर कोई शब्द में जल्दीबाजी में आगे बढ़ जाता हूं और उसको डिफाइन नहीं कर पाता हूं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर इस शब्द का मीनिंग क्या होगा। ठीक है ना, तो वही मैं बता रहा हूं कि जो है जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूं तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। तो ये कट जाएगा, क्योंकि बच्चे जब कार्ड से याद करना तो यानी कि रटना हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। भाषा अच्छी तरह, जब मैं सुनती हूं तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। सिर्फ सुन करके हमेशा के लिए स्टेब्लिश ध्यान में नहीं हो सकता। हम सुन लिए, हमें कुछ देर चीजें, अभी आप सुन रहे हैं, ये चीजें सुन करके आपको तो थोड़ी देर के लिए ये चीजें याद रहेगी। आप रिवाइजिंग नहीं करेंगे, उसको कॉपी पर नहीं लिखेंगे और शब्द अर्थ जिसको सुना दिए तो वो आपके क्या होगा, थोड़ी दिन के बाद जहन से आपके निकल जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप जो क्लासेस देखते हैं या सुनते हैं तो बार बार सुना कीजिए, तब जहन पर वो बैठेगा। अगर बार बार नहीं सुनेंगे तो वो हमारी जहन से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये ऑप्शन 2 भी कट गया। सिर्फ सुन करके हमेशा के लिए हमारे जहन में चीजें महफूज नहीं रह सकती है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे। जब मैं गति बोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। ये ऑप्शन देखिएगा। फिर जब मैं देखती हूं तो मुझे भाषा अच्छी तरह से, सिर्फ देखने से या सिर्फ सुनने से या सिर्फ पढ़ लेने से चीजें याद नहीं है। सबसे बेहतर तरीका याद रहने का क्या है,
कि जब मैं गति बोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ, मुझे भाषा यानी मैं एक्टिविटी के माध्यम से जब सीखती हूँ या सिखाती हूँ, तो मैं एक्टिविटी के माध्यम से जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो इससे क्या होगा कि आपके जहन में हमेशा चीजें, आप क्लासरूम में बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाएंगे तो वो चीजें उसको हमेशा के लिए याद रहेगी। तो ऑप्शन नंबर इसका 95 का ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। समझ गए ना आप लोग? अच्छे तरीके से समझते चलिएगा। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप जो है लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह के वीडियो जब अपलोड करूं तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए ऑप्शन सवाल नंबर 96 पर चलेंगे। अब प्रश्न कितना है? 96। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, हम दावा और दलील पढ़े थे उर्दू में, ये उसी तरह का यहाँ भी वही क्वेश्चन है। अभिकथन, ये क्या हो गया? दावा हो गया। और तर्क यही हो गया, दलील हो गया। तो दावा क्या? अभिकथन, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। क्या है कि विद्यालय में, आपके स्कूल में प्रवेश करने वाले सभी बच्चा अपनी आयु के अनुसार भाषा सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। यानी कि आपके स्कूल में जो सारे बच्चे आ रहे हैं तो वो अपने हिसाब से भाषा वहां से लेकर के आ रहे हैं अपने घर से, यानी कुछ ना कुछ उनको वो भाषा वहां से सीख करके आ रहे हैं, अपनी मादरी जबान वो सीख करके आ रहे हैं। तो सही है, ये ऑप्शन तो सही होगा ही। क्या अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। आर देखेंगे, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण अपनी योग्यताओं का, ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो अब देखेंगे कौन सा सही है। अब देखेंगे हम कौन कौन सा इसमें सही है। तो देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे, ए सही है परंतु आर गलत है, यही सही हो जाएगा। क्योंकि ये बताए थे कि हम अभिकथन ये सही है यानी दावा सही है और दलील गलत है। तो क्योंकि भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं, ऐसा कुछ स्कूल में होता है कि बच्चे को हम लेकर के जाएं और वहां जो है भाषा का परेशानी और सांस्कृतिक का परेशानी उसके सामने हायल हो जाए और वो भाषा को नहीं सीख पाए। तो ऐसा तो हमारे स्कूल में कुछ नहीं होता है। इसलिए जो है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और यही सही हो जाएगा। तो पता चला ए सही है परंतु आर गलत है। पहला ही ऑप्शन सही है, तो हमें दूसरा तीसरा देखने की क्या जरूरत है। चलिए तीनों कट जाएगा, पहला सही हो जाएगा। चलिए हम 97 क्वेश्चन पे चलेंगे। कक्षा 5 का मंजीत यानी 5 क्लास के बच्चे अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है। अपने अध्यापक से एक अलग तरीके से बच्चे बात करते हैं। अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और 1-2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। देखिए, हाँ, कोई बच्चा है जैसे कि हम हैं या आप हैं, आप अपने टीचर से किस तरह बात करते हैं, अपने दोस्त से किस तरह बात करते हैं, आप अपने माँ बाप से कैसे बात करते हैं। तो तीनों से बात करने का तरीका कुछ ना कुछ अलग होता है कि नहीं? सबके साथ होता है। क्योंकि आप अपने दोस्तों से फ्री होकर के बात करते हैं, अपने माँ बाप के साथ भी, असातिज़ा के साथ भी। असातिज़ा के साथ ज्यादा एहतराम होता है उससे ज्यादा, और माँ बाप के साथ भी उस तरह का प्यार वाला एहतराम होता है। तो ये सारी चीजें होती है आपके साथ बात करने में। तो वही है कि कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में यानी अलग तरीके से, अपने दोस्त से अलग तरीके से और अपने जो है साथियों से अलग तरीके से बात करता है। तो ये कौन से, ये क्या उपयोगवादी, ये कौन सा शैली यूज कर रहा है? तो उपयोगितावादी, अर्थगत, वाकगत, प्रकृतिवादी। अब बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने को जो है इसका उपयोगितावादी। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? उपयोगिता। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? उपयोगितावादी। क्यों? क्यों वो अपने समाज में अपने टीचर से, अपने असातिज़ा से, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से क्या सीखा कि वो अपने उस्ताद से कैसे बात करते हो, तो उससे सीखा। यानी समाज ने, क्लासरूम ने जिस तरह से ये भाषा शैली उसके सामने यूज किया और वो भी वो करने लगा। तो वो क्या कर रहा है? उपयोगितावादी जो है, उपयोगितावादी पद्धति या शैली वो यूज कर रहा है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अर्थगत सही हो जाएगा, वाकगत भी गलत हो जाएगा और प्रकृतिवादी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए 98। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं, यानी अपने बड़ों से सुने हैं
और न ही अपने भाई बहनों से सुने। इस बात को लेकर वह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित मेल खाता है? हाँ, देखिएगा ये सवाल इंपॉर्टेंट है और ये सीडीपी के सवाल हैं, और ये ध्यान रखिएगा, अच्छी तरीके से इसको समझिएगा। एक तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि एक माँ इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं, यानी अपने बड़े से कभी सुने हैं, और न ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास से परिवेश में, यानी कोई ऐसी जबान अपने बच्चे के मुंह से भाषा उन्होंने निकलते हुए देखा कि वो उसको वो अचंबा रह गई कि आखिर ये भाषा का प्रयोग हमारे घर में नहीं किया जाता, तो ये बच्चे सीखे कहाँ से है? क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे या तो परिवार से सीखते हैं या अड़ोस पड़ोस से सीखते हैं। तो उसका यह मत किस प्रति प्रतिध्वनित मेल खाना होता है, यानी प्रतिध्वनित, यानी ये उसका कहना है कि आखिर इन्होंने ये भाषा प्राप्त क्या है कहाँ से, तो ये उसका मत किस प्रतिध्वनित से मेल खाता है। प्रतिध्वनित का मतलब हुआ कौन से विशेष, कौन से शोधकर्ताओं के ख्याल से ये सारी चीजें मिलती है। तो हम क्या बताएंगे, तो 98 का देखेंगे। 98 का है कि रचनावाद और व्यवहारवाद, बहुभाषावाद, सहजवाद, प्राकृतिकवाद जिसको कहते हैं। तो रचनावाद तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रचना? कि इसको भाषा को कोई रचा नहीं है जिसको बच्चे ने रट लिया हो। तो ये व्यवहारवाद, ये व्यवहार कौन है? ये व्यवहारवाद किसको कहते हैं हम? व्यवहारवाद हुआ अपने समाज से, अपने पड़ों से, अपने बड़ों से, अपने माँ बाप से, अपने साथियों से जो चीजें सीखती है, उस शैली को हम क्या कहते हैं? व्यवहारवाद शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवहारवाद शैली कहते हैं। तो समझ गए हम लोग, इतनी बातें हम अच्छे से समझ गए होंगे। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक भी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए जो लेसन्स है और जो प्रीवियस पेपर अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो ये मैं 2024 में जो आपके अगस्त में पूछा गया था वही प्रीवियस पेपर हिंदी के लेकर के आया हूं। मैं उर्दू के क्लासेस भी आपके डेली बाई डेली अपलोड करता हूं। अगर आपने उर्दू की क्लासेस नहीं देखे हैं तो वहां से जाकर के 30 नंबर के पेडागोजी क्वेश्चन अब वहां से जाके देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इससे बेटर और इस तरह के कोई और क्लासेस लेकर के आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप जैसे क्लासेस चाहिएगा मैं वैसी क्लासेस आपके लिए लेकर के आऊंगा। चलिए 98 हो गया। ऑप्शन नंबर हम 99 पर चलेंगे। सवाल नंबर 99, यानी क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 99 क्या है? कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है? तो क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे? कौशलों के उस समूह को, यानी सीखने की उस पद्धति को, सीखने के उस तरीकों को हम क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक, औपचारिक किसे कहते हैं? फॉर्मल, यानी फॉर्मल तरीके से, यानी जो सारी चीजें हमारे लिए सीखने के लिए मुआविन है, जैसे क्लास हुआ, टीचर हुआ, डेस्क हुआ, बेंच हुआ और बुक हुआ, ये सारी चीजें हमें औपचारिक तौर पर। अनौपचारिक तरीके, जो स्कूल में जो तालीम हासिल करते हैं उसी को हम कहते हैं औपचारिक तरीका। जो स्कूल से बाहर जो तालीम में जो चीजें सीखने को मिलती है उसको कहते हैं अनौपचारिक तरीका। तो औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं, यानी औपचारिक पठन जो है सबक शुरू करने से पहले, निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है। क्या करता है? बाद के अकादमिक के लिए बुनियाद प्रदान करता है। तो इसको क्या कहते हैं? उद्गामी गुणधर्म। उसको क्या कहेंगे? उद्गामी गुणधर्म या उद्गामी पाठ्यचर्या या उद्गामी साक्षरता या उद्गामी इमरजेंट समाधान।
तो जो पहले ही बच्चे सबक शुरू करने से पहले ही बच्चे औपचारिक तरीके से हम आपको क्लास में पढ़ाने से पहले ही आप हमारा जवाब दे रहे हैं, तो ये कौन सा उद्गामी कहलाएगा? उद्गामी गुणधर्म कहलाएगा या उद्गामी पाठ्यचर्या कहलाएगा? उद्गामी साक्षरता कहलाएगा। क्यों साक्षरता कहलाएगा? कि आप कुछ ना कुछ पहले से पढ़े हुए हैं, आपने कहीं ना कहीं से क्लासेस ली है या आप वहां तक विकसित हैं, इसलिए जो है आप पहले ही जवाब दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, आप भी अपने क्लास में बच्चों को जाने से पहले बच्चों से कुछ ना कुछ उस सबक से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ लिया कीजिए। तो ये क्या कहलाएगा? उद्गामिक साक्षरता कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। चलिए, सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए हम सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर कितना है? 100। एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती है। आमतौर पर आप लोग भी दादी नानी की कहानी सुने होंगे। तो जो है इस तरह से वह उन पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है। क्या कहती है? कि जो इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है, यानी कहानी भी सुना रही है और कोई पुस्तक दिखा करके उससे परिचित भी करवा रही है, और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। यानी कहानी, इसीलिए बार बार बच्चों के कहानी में, बच्चों के बुकों में कहानी इसलिए दी जाती है ताकि बच्चे रुचि के साथ क्लासरूम में रहें और पढ़ें और सीखें। तो वो क्या कर रही है? बच्चे इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं, यानी कहानी के साथ जब बच्चे, दादी और नानी उसको बुक से परिचित करवाती है, तो बच्चे पूरे अध्ययन के साथ, पूरे ध्यान के साथ जो है उसकी तरफ संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को इस रूप में जाना जाता है। इस रूप में, किस रूप में इस तकनीक को जाना जाता है? तो क्या होगा इसका? संभाषिक पठन। क्या? संभाषिक पठन या साझा पठन या स्वर पठन या मॉडल पठन? मॉडल पठन। तो क्या होगा? मॉडल पठन तो नहीं होगा, क्योंकि ये दादी नानी, कोई मॉडल हम उसके सामने पेश करके उसको नहीं बता रहे, क्योंकि दादी नानी उसको कहानी सुना करके तब किताबों से परिचित करवा रही है। तो ये किस तकनीक से है? तो सस्वर पठन। क्या है ये? सस्वर पठन। ये भी कट जाएगा। साझा पठन, यानी साझा पठन उसको कहेंगे कि क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं और एक दूसरे से सीख रहे हैं, तो ये साझा पठन। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 संभाषिक पठन। क्या हो जाएगा ये? संभाषिक पठन, क्योंकि इसको जो सिखाया जा रहा है दादी नानी कहानियों के द्वारा सिखा रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 100 का 100 का 1 सही हो जाएगा। चलिए हम सवाल नंबर यानी प्रश्न नंबर 101 देखेंगे। पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है, इस उपागम को क्या कहेंगे? समग्र भाषा उपागम, अधोमुखी बॉटम बॉटम अप उपागम, संरचनात्मक उपागम और शीर्ष अधोमुखी टॉप डाउन उपागम। तो क्या कहेंगे? सवाल क्या है, प्रश्न क्या आपका? पठन सिखाने का वो उपागम, पठन सिखाने का वो पद्धति कह लीजिए जिससे मूल तत्वों जैसे वर्णों, वर्ण किसे कहते हैं भाई? ए से लेके जेड तक या क से लेके ज्ञा तक, अलिफ से लेके या तक, ये और स्वनिम से शुरू किया जाता है। स्वनिम के कहते जो आवाजें हमारे मुंह से निकलती है, जिसको हम आवाज कहते हैं, जिसको हम ध्वनि कहते हैं, भाई ये स्वनिम से शुरू किया जाता है, जिससे बच्चों को सिखाया जाता है कि समग्र यानी समग्र मुकम्मल तौर पर, फुल्ली तौर पर रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहें? यानी हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, बच्चे को क पढ़ा रहे हैं, तो क का स्वनिम क्या होगा? यानी क कहां से निकलता है? ए पढ़ा रहे हैं तो ए का प्रोनाउंसिएशन क्या है? हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को जी, और जी का प्रोनाउंसिएशन क्या है? ये उर्दू में हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जिसको हम तजवीद कहते हैं। जा भी वहीं से है, जा और जो और जी और ज्वाद में क्या डिफरेंस है? ये सब के प्रोनाउंसिएशन अलग अलग जगह से होता है। तो हम बच्चों को पढ़ाते वक्त इन चीजों को पहचान करा रहे हैं। तो ये किसमें ये क्या है? ये किसमें कहलाएगा? इसको किस पद्धति के द्वारा, किस उपागम के द्वारा सीखा जाता है? तो समग्र भाषा उपागम, अधोमुखी बॉटम अप उपागम। ये क्या होगा? अधोमुखी बॉटम अप उपागम हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधोमुखी बॉटम अप उपागम। ये अधोमुखी बॉटम अप उपागम क्या होता है?
इसको कहते हैं यानी हम छोटी चीजों से, छोटी छोटी चीजों से बड़े चीज की तरफ सीखना, यानी छोटे छोटे शब्दों से बड़े बड़े वाक्यों, बड़े बड़े जुमलों को सीखना, ये बॉटम अप उपागम कहलाता है। उसी तरह जो है बड़ी चीजों से उसको जो है छोटी चीज को सीखना टॉप डाउन यानी अधोमुखी उपागम, टॉप डाउन उपागम कहलाता है। तो समझ गए, हम पहले बच्चों को क पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आकार लगाकर बच्चों को कहेंगे ये क आकार का हो गया, तो फिर उसके बाद फिर उसके साथ एक क जोड़ करके फिर आकार लगा देंगे, तो बच्चे को बताएंगे कि ये का हो गया। तो ये क्या हो गया, छोटे छोटे अक्षरों को जोड़ करके हम वाक्य बना रहे हैं, वाक्य बनाते बनाकर हम जुमले बनाएंगे। तो यही कहलाता है मेरे दोस्तों, क्या कहलाता है, बॉटम अप उपागम। तो यही है कि बच्चों को हम वर्णों की पहचान कराते हुए उसके स्वनिम से शुरू किया जाता है और बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये क्या ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगर क्लासेस अच्छी लग रही है, लंबी हो रही है, तो इसको प्लेबैक में जाकर के ऑप्शन में सेटिंग रहता है, वहां स्पीड करके आप जो है प्लेबैक को स्पीड बढ़ा लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल के साथ समझ करके नहीं पढ़ेंगे तो हम पढ़ तो लेंगे लेकिन सही जवाब तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हम आपको एक एक प्रश्न को जो है हिंदी और चिंदी करके पढ़ा रहे हैं, ताकि आपके जहन में हर चीज, बारीक से बारीक चीजें जहन में बैठ जाए, ताकि जो है आप एग्जाम हॉल में कभी भी किसी भी प्रश्न पर कंफ्यूज ना करें। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 102 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसको वही है, अभिकथन है यानी दावा है, और उसके बाद तर्क है यानी दलील है। दावा क्या है, अभिकथन क्या है, ध्वन्यात्मक ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। क्या ऑप्शन है, देखिएगा सिर्फ है, क्या है, क्या कहा यहाँ पे, ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। देखिएगा ये दलील आपको सही लग रही, हमें तो सही नहीं लग रही। देखिएगा फिर करके देखेंगे, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के साथ के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं, तब यह सही वर्तनी लिखने के उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। तो क्या हो जाएगा ये, कि ये जो है ना आपको, ये तो हमको पहले ही गलत लगा कि दावा गलत है, ये दलील हमको सही लग रहा है। तो देखेंगे दावा गलत यानी ए गलत है और आर सही किसमें है, तो ए सही परंतु आर गलत, ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद ए और आर दोनों सही है, ये भी कट जाएगा उसके बाद, क्योंकि ए गलत है। तो यहाँ देखिए हकीकत यहाँ मिल गया, देख लिए ए गलत है और परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्यों आप बताएंगे इसका राइट आंसर 3 क्यों सही हुआ, तो हम आपको बताते हैं कि 3 क्यों सही हुआ। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। क्या कभी कोई चीजें हम बच्चों को प्रोनाउंसिएशन कराते हैं, उसकी सही तलफ्फुज की अदायगी कराते हैं, तो क्या उससे सीखने और लिखने की पद्धति मंद पड़ जाती है, नहीं पड़ती। हम आपको एक चीजों को डिफिनेशन के साथ पढ़ा रहे हैं, लिखा करके पढ़ा रहे हैं, रटवा थोड़ा सा तवज्जो के साथ पढ़वा रहे हैं, तो आपसे इससे पढ़ने की पद्धति मंद पड़ जा रही है, मंद पड़ जा रही है, नहीं ना पड़ रही है, आप और तेज हो रहे हैं, आपका जहन कुशादा हो रहा, आप चीजों को मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ डायरेक्शन से समझ रहे हैं, तो इससे जो है मंद नहीं पड़ती, बल्कि और बच्चों के जहन और दिमाग विकसित होते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 103 को देखेंगे। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है, इस समस्या को दूर कर, यानी भाषा सीखते समय विद्यार्थी भाषा अद्वितीय उच्चारण संबंधी यानी अल्फाज की अदायगी से संबंधित बोलते समय आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। यानी कुछ बोल रहे हैं बच्चे लोगों के सामने या आपके सामने, बच्चे कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन उनके शब्दों का सही उच्चारण नहीं होने की वजह से बच्चा आत्मविश्वास की कमी महसूस करता है। तो इस समस्या को कैसे हम दूर करेंगे, तो सवाल देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे। काउंसलर के साथ विशेष वॉक थेरेपी सत्र आयोजित किए जाएं और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किए जाएं। कक्षा में ऐसा खेल जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतर क्रियाएं अधिक हो।
ठीक है, जब जब उन्हें समस्या आए उनकी गलतियां सुधार, जब जब समस्या आए तब सुधारेंगे तो और वो नहीं बोलेगा, बोलेगा आपको कुछ बोल रहे हैं हमारे सामने और हम आपके हर बात पर टोक दे रहे हैं, तो आप जो सोचिएगा टोकने सुनने से बेहतर है कि चुप ही रहो। ठीक है ना, तो इस तरह के नहीं सीखे। जब जब वो समस्या, बच्चे कक्षा में स्वर वाचन करे, बच्चे चिल्ला चिल्ला करके उस शब्द को रटे, तो इससे भी सीखेगा नहीं सीखेगा। सबसे बेहतर ऑप्शन है, आपको 1 to 5 बच्चों को सिखा रहे हैं तो उसके लिए कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतक्रियाएं अधिक हो, यानी जिसमें बोलने का अवसर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मिले, ऐसा कोई खेल खिलाएं जिससे बच्चों के स्वर यानी कि अक्षरों की जो संवर्ण का प्रयास था, यानी बच्चों को जो बोलने की कमी महसूस हो रही थी और वो आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहा था, वो सारी चीजें खेलते खेलते बोलते बोलते उनकी सारी चीजें दूर हो जाएंगी। ठीक है, हम ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जब उन्हें क्या होगा कक्षा, ऑप्शन नंबर 2 103 का सही जवाब हो जाएगा। 103 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हम 100 क्या देखेंगे, 104 देखेंगे। प्रश्न नंबर 104, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने अपने शिक्षार्थियों को नई नई शब्दावली के परिचित करवा रही है, निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सीखने का प्रभावशाली तरीका है। यानी कक्षा 3 में के अध्यापिका, कोई टीचर है, आप मान लीजिए आप भी टीचर ही हैं, आप विद्यार्थी को नई शब्दावली से परिचित करवा रही हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है। यानी बच्चे को नए नए शब्द सिखाने के लिए हम कौन सा तरीका, प्रभावशाली तरीका कौन सा, वो आपको बताना है। यानी सबसे मौसर जिसको हम कहते हैं उर्दू में, उसको कहेंगे हिंदी में प्रभावशाली। तो अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताए। अध्यापिका श्यामपट्ट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए कहे। अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताए। बार बार मैं बताया हूं, सीटेट के सारे ऑप्शन आपको सेम लगेंगे, सब लगेगा कि यही है यही है यही है। यहां भी देख लीजिए आपके लिए सब सही लग रहा है कि नहीं, कि अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार, यानी कोई ऐसा विशेष ऑप्शन या विशेष अपॉर्चुनिटी या विशेष शैली अपनाकर बच्चों को शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करेंगे। ये भी वही लग रहा, लेकिन इसका सबसे बेहतर शब्द क्या हो जाएगा, बेहतर तरीका नई शब्दावली सिखाने का, कि जो है हमारे शैक्षणिक परंपरागत के अनुसार, तो वो क्या होगा, आपको अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताएं और बच्चों की भाषा में उन शब्द का अर्थ बताएं। हाँ, तो बच्चों से अध्यापक क्या करेंगे, उसका विलोम शब्द जानते होंगे आपको, जिसको हम मुतजाद कहते हैं, जिस शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों का अर्थ बता देंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, बच्चों को कहेंगे कि अच्छा बच्चा बोलो जमीन, इसका विलोम क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा। आसमान किसे कहते हैं, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे तो बच्चों को नई चीज की जानकारी रहे। अच्छा बच्चा बोलो मैं तुम्हारा दोस्त हूं, इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा दुश्मन। तो दुश्मन किसे कहते हैं। तो इन सारी चीजों को इस तरह हम बच्चों को जब सिखाएंगे तो उनके जहन का विकास होगा और वो अच्छे तरीके से नई शब्दावली को सीख पाएंगे। चलिए सवाल नंबर, लास्ट सवाल आपके सामने है कि ये हिंदी के हम 15 प्रश्न पेडागोजी के लेकर के आज पहली क्लास में लेकर के आया हूं। क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो आप जो है शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप हमें कोई राय या मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो हम आज लास्ट सवाल जो है इसका जवाब आप पर छोड़ के जाता हूं, सवाल पढ़ देता हूं, जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। सवाल 105 नंबर है, भाषा सीखना किससे संबंधित है, उत्पाद से, प्रतिक्रिया से, कौशल से और अर्जन से। इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आप नहीं दे पाए तो हम कल की क्लास में आपको इसका जवाब देंगे। तो आप सबका हमारे इस सेशन से, इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में।